नमस्कार, मैं किरण बाला शर्मा रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लघु पराशरी के चौथे श्लोक के बारे में बात करेंगे। चौथे श्लोक में ग्रंथकार ने ग्रहों, राशियों और भावों के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि इनकी जानकारी आपको दूसरे ग्रंथों से ले लेनी चाहिए। आप भाव के बारे में दूसरे ग्रंथों से जानकारी ले सकते हैं, राशियों के बारे में दूसरे ग्रंथों से जानकारी ले सकते हैं और ग्रहों के बारे में भी दूसरे ग्रंथों से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि हम सिर्फ विशेष संज्ञाओं के बारे में ही यहाँ पर वर्णन करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आपके साथ ग्रहों, राशियों और भावों इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ग्रंथकार चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रंथकार चौथे श्लोक में लिखते हैं, बुधैर्भावादयः सर्वज्ञाः सामान्यशास्त्रतः एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः। अर्थात भाव, ग्रह तथा राशि आदि की जानकारी को पराशर अनुयायी विद्वज्जनों द्वारा अन्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए। यहाँ से अब विशेष रूप से संज्ञाओं को ही कहेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि भाव, राशियाँ और उनकी विशेषताएं, ये सभी जानकारी और षड्वर्ग आदि का ज्ञान जातक शास्त्र के प्रसिद्ध अन्य ग्रंथों से ले लेनी चाहिए। आइए जानते हैं राशियों के बारे में। राशियां 12 होती हैं और हिंदी में उनके नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और अगर इसकी इंग्लिश नाम की बात करें तो ये हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। अब यहाँ पर इनकी दिशाएं, इनके तत्व, इनके रंग, इनके स्वामी और इनके गुणों की चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेष राशि की पूर्व दिशा है, उसका तत्व है अग्नि और रंग है उसका लाल। इसका स्वामी है मंगल और गुण है रजोगुण। और इसी तरह से वृष राशि की दिशा है दक्षिण। अब यहाँ पे दिशाओं का क्या अर्थ है, यहाँ पे हम संक्षेप में ही बात करेंगे कि जब कभी हमें देखना होता है कि किसी कुंडली में किसी का भाग्योदय किस दिशा से होना है, तो वहाँ पर हम इन राशियों को विशेष तौर पे देखते हैं। और भी इसके बहुत से हमारे ये दिशाएं काम आती हैं प्रिडिक्शन करने में, लेकिन भाग्योदय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें दिशाएं देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। प्रश्न कुंडली में भी इनका उपयोग होता है, वहाँ पर भी हम दिशा देखते हैं। अगर हम तत्व की बात करें तो मेष राशि वाले अग्नि तत्व के होते हैं, वृष राशि वाले भूमि तत्व के होते हैं। अगर हम इसको मिक्स एंड मैच करके देखेंगे तो जिनकी कुंडली में अधिकतर ग्रह अग्नि तत्व वाली राशियों में होते हैं तो डेफिनेटली उनके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा और एग्रेसिवनेस आ जाती है। यहीं अगर वृष राशि की बात करें या फिर हम भूमि तत्व के अन्य राशियों की बात करें, जैसे कन्या है, मकर है, तो अगर अधिकतर ग्रह इन राशियों में होते हैं तो भूमि का अर्थ होता है सहनशीलता, तो वहाँ पर जातक में सहनशीलता बहुत आ जाती है। और इस प्रकार वायु तत्व वाली राशियाँ और उसके बाद जल तत्व वाली राशियाँ। जल का अर्थ होता है कि वो जिस भी बर्तन में जाता है उसी प्रकार का उसका आकार हो जाता है। तो अधिकतर ग्रह अगर जल तत्व वाली राशि में होते हैं तो जातक बहुत जल्दी सबके साथ एडजस्ट हो जाता है और भावुक भी बहुत होता है, इमोशनल भी होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तत्वों का भी हमारे कुंडली के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। राशियाँ जिसकी जैसी राशि होती है उसका वैसे ही स्वभाव रहता है। रंग यहाँ पर बताए गए हैं कि मेष राशि का लाल रंग है, वृष राशि का सफ़ेद रंग है, मिथुन राशि का हरा है, कर्क राशि का पाटल है। पाटल मतलब होता है कि हल्का गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग जब मिक्स करते हैं उसको पाटल कहा जाता है, हल्का गुलाबी। सिंह राशि का पांडु रंग है, पांडु भी बहुत हल्का सा पीला रंग होता है। कन्या राशि के अनेक रंग, मतलब वहाँ पर सभी रंगों का समावेश आ जाता है। तुला का कृष्ण, कृष्ण मतलब थोड़ा सा काला रंग होता है। धनु का पिंगल, पिंगल का अर्थ होता है पीला, थोड़ा सा डार्क पीला।
और यहाँ पर मकर राशि का है चित्र यानी चितकबरा रंग। कुंभ की बात करें तो वहाँ भ्रू वर्ण मतलब ऊंट का जैसे रंग होता है, हल्का ब्राउन। और मीन का है श्वेतांग, जैसे सफ़ेद रंग का हल्का सा क्रीम कलर। यहाँ पर एक पिशंग रंग भी है जो वृश्चिक राशि का होता है। पिशंग मतलब होता है डार्क ब्राउन कलर। इनके स्वामी भी साथ में बताए हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल है। उसके बाद अगर हम बात करें वृष राशि का स्वामी, उसका स्वामी शुक्र है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। कन्या राशि का स्वामी पुनः बुध है। तुला का फिर से शुक्र है। वृश्चिक का फिर से मंगल है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। मकर राशि का स्वामी शनि है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। और यहाँ पर गुण के बारे में भी बताया गया है कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, जैसे जिसकी राशि का गुण होता है उस जातक में भी उस गुण का थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है। अगर हम गुणों के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, उसको बहुत विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में यहाँ पे गुण त्रय विभाग नामक जो अध्याय है, वहाँ से इसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के भाव के बारे में। अभी हमने राशियों के बारे में जाना, अब हम भाव के बारे में जानेंगे। जन्म पत्रिका में कुल 12 भाव होते हैं, जिनको हम हाउसेस भी कहते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में जैसे आप देख रहे हैं, जो केंद्र वाला ऊपर वाला भाव है उसको प्रथम भाव कहते हैं, और उसके बाद द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इस तरह से घूमते हुए आखिर में 12 भाव तक आ जाता है। इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस तरह से हम जानते हैं। इससे हमें जब इसमें राशियां आती हैं तो उसकी प्रिडिक्शन करने में, उसका फलादेश करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हम बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच करके उसका फलादेश कर सकते हैं। अगर भावों को हम बहुत विस्तार रूप से जानना चाहें तो इन भावों के भी अलग अलग वर्गीकरण हैं, इनकी भी बहुत वेरिएशन है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं त्रिकोण और केंद्र। कुंडली के जो बीच के 4 भाव हैं, जहाँ पर केंद्र लिखा है, उनको केंद्र भाव कहते हैं। और 3 त्रिकोण भाव हैं। जो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस है, उसको त्रिकोण भी कहा जाता है और केंद्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 त्रिकोण भाव और 4 केंद्र भाव है यहाँ पर। इनको लक्ष्मी भाव और विष्णु भाव भी कहा जाता है। जो केंद्र भाव है उनको विष्णु भाव कहते हैं और जो त्रिकोण भाव है उनको लक्ष्मी भाव कहते हैं। इसी तरह से एक और आप स्क्रीन पे देखेंगे जहाँ पर लिखा है अनुपचय और उपचय। यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां ये अनुपचय भाव हैं और 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अनुपचय भाव और उपचय भाव, केंद्र और त्रिकोण तो समझ में आता है कि ये त्रिकोण की शेप बनी है, ये इसलिए यहाँ पे त्रिकोण कह रहे हैं, और वो पूरे वर्गाकार बने हैं, केंद्र कह रहे हैं। लेकिन ये सभी संज्ञाएं हैं भावों की, ताकि कुंडली को हम आसानी से समझ सकें। प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक जो भी कुंडली सीखना चाहते हैं उनको आसानी से समझ आ सके, इसलिए यहाँ पर संज्ञाएं बताई गई हैं। उपचय और अनुपचय होते हैं। उपचय का अर्थ होता है गतिशीलता या वृद्धि करने वाले भाव। तो ये 3, 6 और 10, 11 भाव जो हैं ये वृद्धि करने वाले भाव हैं। इनको हम अपनी मेहनत से या अपने पराक्रम से या किसी भी तरह से हम इनकी वृद्धि कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो अनुपचय भाव हैं ये हमें जन्म के बाद जैसे हैं वैसे ही मिलते हैं। तो उपचय का अर्थ होता है गतिशीलता और या फिर वृद्धि करने वाले भाव। उसके बाद एक और भी यहाँ पर संज्ञा दी है, केंद्र, पणफर और अपोक्लिप। केंद्र तो जैसे आप देख रहे हैं बीच के 4 भाव हैं जिनको हम केंद्र भाव कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में भी है। तो पणफर का मतलब क्या होता है? पण मतलब होता है मूल्य और फर मतलब होता है फल। तो मूल्य जिससे हमें धन कमाने वाले या फिर धनी करने वाले ये वाले भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है और 5वां भाव भी हम अपनी बुद्धि से धन कमा सकते हैं। अष्टम भाव है पणफर, यहाँ पर हमें अचानक से धन की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति अचानक से मिलती है।
और जो 11वां भाव है वो वैसे ही लाभ का भाव होता है, हमारी अर्निंग का भाव होता है। इसलिए यहाँ पर केंद्र, पणफर और अपोक्लिम इस प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं ताकि जब भी आगे ग्रंथकार समझाना चाहें तो केवल ये नाम लिखकर ही आप सब समझ जाएं। उसके बाद एक और भी है जिसको हम दूसरे भाव को मारक लिखा है और यहाँ पे तीसरे भाव को और अष्टम भाव को आयु लिखा है। तो ये मारक और आयु भाव होते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि मार्केश की दशा चल रही है, तो मार्केश यही होता है, ये सप्तम भाव और दूसरा भाव यानी कि 7th हाउस एंड 2nd हाउस, इसको हम मारक भाव कहते हैं। और यहाँ पर जो राशि होती है उसके स्वामियों को मार्केश कहते हैं। ऐसा आप धीरे धीरे आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा समझेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि इसके और कैसे हम वेरिएशन देखते हैं और क्या हम भावों के बारे में संज्ञाएं जान सकते हैं। इसका और आगे अगर हम विस्तार रूप से देखें तो इसकी और भी संज्ञाएं हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तीसरा भाव त्रिषडाय, फिर उसके बाद छठा भाव त्रिषडाय और 11वां भाव त्रिषडाय, मतलब 3, 6 और 11 को त्रिषडाय भाव कहते हैं। इन भावों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है कुंडली में। इनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। और इसके अलावा यहाँ पे 6, 8 और 12 त्रिक भाव कहलाते हैं, जिनको हम दुस्थान भी कह सकते हैं। तो इन भावों का, त्रिक भावों का और त्रिषडाय भावों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि छठा भाव त्रिषडाय की श्रेणी में भी आता है और छठा भाव त्रिक भाव की श्रेणी में भी आता है, छठा भाव उपचय भाव की भी श्रेणी में आता है। तो ये छठे भाव की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी कुंडली में कि इससे हम अपने आने वाले भविष्य के बारे में, हमारी जॉब कैसे होगी, अगर हमारे जीवन में कोई परेशानियां आएंगी तो क्या वो आसानी से चली जाएंगी या वहीं पे रुकी रहेंगी, या हमें हर किसी का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये छठे भाव से बहुत अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। भावों की अभी बहुत सी और भी विशेषताएं हैं, अब हम जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। राशियों के बारे में जो हमने चर्चा की या जो हमने भाव के बारे में चर्चा की, अभी इसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं कि ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा। हम धीरे धीरे इनकी चर्चा भी आगे करते रहेंगे। अभी भावों के बारे में भी हमने बात करनी है कि कौन से भाव के कौन से कारक होते हैं, किस चीज़ को हम किस भाव से देखते हैं, हम अपने स्पाउस को किस भाव से देखते हैं, माता को किस भाव से देखते हैं, या अपने वाहन को किस भाव से देखते हैं। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर राशियों और भावों का जब तक हम इनकी विशेषताएं नहीं समझ लेते तब तक हम कभी भी अच्छे से फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारा बेस है और हमारी कुंडली के यही 4 प्रमुख स्तंभ हैं, राशि, ग्रह, भाव और चौथा स्तंभ है नक्षत्र। तो इनसे हमें अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए, उसके बाद हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो बाकी चर्चा हम इसकी अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। जय श्री सीताराम।